नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दो बड़ी खबरें हो रही हैं। एक तो सोनिया गांधी जो ईडी के दफ्तर गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई, उसको उन्होंने सत्याग्रह का रूप दिया। उस चक्कर में उन्होंने कहीं सड़क जाम की और कहीं ट्रेन रोक दी। सोनिया गांधी अब 25 जुलाई को दोबारा बुलाई गई हैं। करीब 3 साढ़े 3 घंटे तक उनकी पूछताछ हुई है। ये नेशनल हेरल्ड का मामला है, जिसमें हेरल्ड मामले में नेशनल बवाल चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बड़ी खबर है जो कि अभी भी चल रही है, वो है मतगणना। राष्ट्रपति के चुनाव जो हुए थे 18 जुलाई को, उसमें वोट की काउंटिंग हो रही है। 2 चरण में काउंटिंग होती है और पहला चरण अभी खत्म हो गया है। उसमें एमपीज जो सांसद हैं उनके वोट गिने गए। उसको लेकर के एक बड़ा विचित्र सा और अजीब सा एक विश्लेषण ये देखने को मिल रहा है, या नतीजों को देख करके ये देखने को मिल रहा है कि अगर आप सिर्फ सांसदों के मत को ही देख लें तो द्रौपदी मुर्मू, उनको 50% वोट चाहिए, 39% पे वो पहले ही पहुंच चुकी हैं। अब आप समझिए, जब विधायकों के वोट की काउंटिंग होगी तो ये परसेंट कहां जाके रुकेगा। 85% चाहिए, 39% ऑलरेडी हो चुका है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की रीडिंग क्या है? हम ये तो जानते ही हैं कि वो बहुत जुलूस निकलेगा, विक्ट्री प्रोसेशन वगैरह निकलेगा अलग अलग जगहों पर। हमने देखा है, जानकारी है उड़ीसा में भी निकलने वाला है, यहाँ दिल्ली में भी बहुत बड़ा विजय जुलूस निकलेगा। लेकिन ये वोटिंग जो हुई है उसकी काउंटिंग में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी रोचक लगी? देखिए, सबसे रोचक तो संकेत यही है कि जो ताकत है एनडीए की, उससे कहीं ज़्यादा वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। एनडीए के राज्यसभा लोकसभा के मिला के 441 सांसद हैं और जिस तरह से उन्हें वोट मिले हैं, करीब 99 वोट अधिक मिले। हालांकि इसमें जोड़ देते हैं कि 88 वोट उन पार्टियों के हैं जिन्होंने कि सार्वजनिक रूप से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया था, जिसमें कि बीजेडी है, वाईएसआर कांग्रेस है, बीएसपी है, जेएमएम है और शिवसेना है। तो इन 5 पार्टियों के वोट मिलाकर के 88 वोट बनते हैं। यानी इसके अलावा भी करीब 11 से 12 अन्य सांसदों ने वोट दिए हैं। यानी कुछ हद तक क्रॉस वोटिंग यहां सांसदों की भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में देखने को मिली है। अब बीजेपी को उम्मीद है कि जब विधायकों के मतों की गिनती चल रही है तो उसमें भी इसी तरह से क्रॉस वोटिंग होगी। जहां तक एनडीए के विधायकों की संख्या का सवाल है, करीब 1750 विधायक एनडीए के देश भर में हैं। तो वे देखने की बात होगी कि कितने विधायकों का समर्थन मिलता है द्रौपदी मुर्मू को। बीजेपी ने खुद जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो करीब 70% का है। उनका यह कहना है कि पिछली बार रामनाथ कोविंद को 65.65% वोट मिले थे। इस बार द्रौपदी मुर्मू को उससे कहीं अधिक वोट मिलने चाहिए। तो पूरी रणनीति बीजेपी ने उसी हिसाब से बनाई है। इस वक्त गिनती चल रही है विधायकों के मतों की और अल्फाबेटिक राज्यों के हिसाब से ये होती है। आंध्र प्रदेश, असम, इस तरह से करके आखिर में पश्चिम बंगाल वहां तक पहुंचेगी और थोड़ी ही देर में मालूम चल जाएगा कि कितने वोटों से द्रौपदी मुर्मू की जीत होगी। विजय जुलूस के बारे में अगर आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये जो विक्ट्री प्रोसेशन निकालने की बात कर रही है, उड़ीसा में तो बहुत बड़ा प्लान है ही, यहाँ दिल्ली में भी है। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जैसे ही चुनाव परिणामों का ऐलान होगा, बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली बीजेपी का जो ऑफिस है पंत मार्ग पर, वहां से लेकर के राजपथ तक विजय जुलूस निकालेंगे। ये हालांकि अपने आप में पहली बार इस तरह की घटना होगी, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इस तरह से उसका सेलिब्रेशन नहीं किया जाता। लेकिन बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है, इसलिए अगले 3 दिनों तक देश भर के जो 1 लाख से अधिक आदिवासी गांव हैं वहां पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। 15,000 मंडलों में सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही परिणाम आते हैं तुरंत ही जुएल ओराम जो कि मंत्री हैं उनके घर पर भी सेलिब्रेशन होगा। तुरंत नतीजे आते ही पीएम नरेंद्र मोदी मिलने जाएंगे द्रौपदी मुर्मू से, उनको बधाई देंगे और ये सारी घटनाएं एक के बाद एक होंगी। इस तरह की योजना बीजेपी ने बनाई है। ये जो विपक्षी एकता है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, विपक्षी एकता पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। न केवल राष्ट्रपति चुनाव में बल्कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही देखने को मिलेगा। और जहां तक राष्ट्रपति चुनाव का प्रश्न है, जिस तरह से जेएमएम जो कि कांग्रेस के साथ सत्ता में हिस्सेदार है झारखंड में, उसने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू की बात करें या बीजेपी से रिश्तों की बात करें, इसी सवाल पर शिवसेना में टूट हो गई और वहां पर भी जो सरकार थी महाविकास अघाड़ी की वो गिर गई। तो इस तरह से एक विपक्षी एकता को
छिन्न भिन्न होते हुए हमने देखा है। हालांकि विपक्ष के लिए एक एडवांटेज की बात यह रही, या कहें कि उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि टीआरएस जो कि इस समय बीजेपी से नाराज चल रही है, वो विपक्ष के खेमे में मजबूती के साथ आ गई है। तो ये विपक्ष ने अगर कुछ पार्टियां खोई हैं तो उसे एक आध पार्टी का फायदा भी हुआ। लेकिन यशवंत सिन्हा बार बार ये कहते आए कि ये जो लड़ाई है ये कोई आंकड़ों की लड़ाई नहीं है, ये अंक गणित की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया रायसीना हिल पर खड़े होकर कि अगर वो हारते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि देश में लोकतंत्र हार गया। तो ये यहाँ तक भी वो चले गए। तो देखने की बात होगी कि इस हार के बाद, जो कि पूरी तरह से दिख रही है कि वो हारेंगे, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इसको किस तरीके से देखा जाए। विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के, ललिता कुमारमंगलम नेता हैं बीजेपी की, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस और आरती जेरत वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपकी रीडिंग क्या है? देखिए, अभी राज्यों के जो मत हैं उनकी मतगणना होने से पहले ही द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 39% इलेक्टोरल कॉलेज प्राप्त कर चुकी हैं, यानी 11% दूर हैं वो। इस हिसाब से तो ये तो रिकॉर्ड मात्रा से वो जीतेंगी। विपक्षी एकता का क्या हुआ? ये सवाल किससे है संकेत जी? मुझसे है? आपसे अग्निहोत्री जी। मुझसे? देखिए, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव जी, जी। में विपक्ष, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए। देखिए, जहां तक राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता की बात है तो विपक्ष ने शुरू से ही इसमें गलतियां की हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी की थी, जो सबसे बड़ी पार्टी है। एक तो पहली बात, विपक्षी दलों से इस बार ये ऐसा मौका था कि जिस तरह का जो कॉम्बिनेशन था नंबर गेम का, उसमें विपक्ष अगर ढंग से अपनी रणनीति बनाता तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। क्योंकि जो पूरा आप नंबर बीजेपी और नॉन बीजेपी वोटर्स का नंबर था, उसमें बीजेपी 49.5% थी और नॉन बीजेपी 51% थी। अगर सही ढंग से, सही तरीके से रणनीति बना करके सभी पार्टियों को एक बोर्ड में ला करके कांग्रेस पार्टी और ये इंतजार करती कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जब शाम को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी और फिर तय होना था उम्मीदवार, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सुबह आप यशवंत सिन्हा का नाम अनाउंस कर देते। तो ये जिस तरह से पूरा जो है शुरू से ही इस पे कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल उदासीन रही। उसने तो ममता बनर्जी के कैंडिडेट का समर्थन कर दिया, यशवंत सिन्हा का, अपना कैंडिडेट भी नहीं लड़ाया। और ममता बनर्जी, जब द्रौपदी मुर्मू का नाम आ गया तो वो भी असमंजस में हो गई। जिन्होंने प्रस्ताव किया था, सेकंड किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो जो है वापस चले गए और द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। शिवसेना, महाराष्ट्र में जो क्राइसिस हुई उसमें शिवसेना जो है पूरी तरह से टूट गई, वो भी घूम फिर कर उधर ही चली गई। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी पहले ही जा चुके थे उधर, और जिनको सबको पहले से ही तैयार करना चाहिए था। जो एक्सरसाइज पहले होनी चाहिए थी विपक्ष की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं हुई। और विपक्ष ने पूरा चुनाव एक सिर्फ औपचारिकता के लिए लड़ा। यशवंत सिन्हा एक पुराने आदमी थे, पुराने नेता थे, और उनको खड़ा कर दिया। और एक तरह से ये आपने जो शब्द बोला, औपचारिकता का मुकाबला। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मानते हैं कि ये औपचारिकता का मुकाबला महज बन करके रह गया था, और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। देखिए, भूलना नहीं चाहिए कि भैरव सिंह शेखावत भी लड़े थे और वो भी महज औपचारिकता ही लग रही थी कि विपक्ष से एक कैंडिडेट उतारा गया। वो बन नहीं पाए क्योंकि आंकड़े जो हैं वो एक तरफ कंसोलिडेटेड थे। तो आपको लगता है कि अब मान लेना चाहिए कि एक रणनीति थी विपक्ष की कि सब लोगों को साथ लाएं। जीत शायद यशवंत सिन्हा जी कभी भी नहीं पाते, लेकिन उसमें भी अब ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, रीडिंग हो रही है, जैसे कि अभी अग्निहोत्री जी ने बोला और अभी अखिलेश शर्मा भी बोल रहे थे कि छिन्न भिन्न दिखता है विपक्ष। आप ये सोचिए, सांसदों के मत में भी 99 नॉन एनडीए सांसदों ने वोट दे दिया है द्रौपदी मुर्मू को। ऐसे में विपक्ष अपने आप को कहां पाता है? संकेत भाई, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो अक्सर ये देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग भी होती है। प्रणब दा जी जब चुनाव लड़े थे तो शिवसेना ने भी वोट दिया, और तमाम एनडीए के ऐसे घटक दल रहे जिन्होंने प्रणब दा को वोट दिया। जहां तक बात अग्निहोत्री साहब की बात है, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका हर शब्द का सम्मान करता हूं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ और ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ हम लड़ते तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी फाइट होनी चाहिए थी, शायद वो नहीं हो पाई। लेकिन दिक्कत यह है कि चाहे वो शुरुआत का लैंड एक्विजिशन बिल से लेकर, राफेल से लेकर, 3 कानून से लेकर, विपक्ष हमेशा क्यों हमसे दूर रहा है। विपक्ष में से बहुत से लोग ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी के दबाव में रहे हैं
या उनकी अपनी रणनीति रही है। और इस बार तो राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में जिस तरह से ट्राइबल और वुमेन होने के कारण, उड़ीसा से बीजेडी चली गई और तमाम लोग जो थे अपने ट्राइबल वोट बैंक के कारण, तो ये बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरी चीज ये है कि दुखद ये है कि बीजेपी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव को मात्र और मात्र जाति और वोट बैंक तक सीमित कर दिया है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि बार बार ये कहना कि वो ट्राइबल हैं, क्या ये शोभा देता है? जब कोविद साहब आए तो वो दलित हैं। भाई उनकी अपनी भी खूबियां हैं। उन खूबियों को पीछे रखकर और केवल वोट बैंक तक सीमित पूरे देश को कर देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। चुनाव में हार और जीत होती रहती है। ठीक है, ललिता कुमार मंगलम, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि द्रौपदी मुर्मू और भी काबिल हैं, उनका ट्राइबल होना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो उसको इस तरीके से प्रदर्शित करना भी शायद उतना उचित नहीं है। आई थिंक फॉर वंस मैं कांग्रेस से जो आए हैं आलोक जी, उनसे सहमत हूं उनके ओपिनियन में। पर बात यह है कि भाजपा ने कभी ये नहीं कहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी केवल ट्राइबल है या केवल महिला है। हमने बहुत साफ कहा है कि ना सिर्फ ट्राइबल और महिला है, वो बहुत काबिल है, एंड काबिल एज ए ह्यूमन बीइंग। अब वो है महिला और है ट्राइबल, तो इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। और ये भी आप सोचिए कि इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद, एक ट्राइबल महिला, मतलब शी हैज 2 स्ट्राइक्स अगेंस्ट हर ऑलरेडी। हमारे प्रिवेलिंग सोशल जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो बहुत गरीब घर से हैं, और उनको एक चांस मिला है और वो मतलब सबको पहले पता था कि क्रॉस वोटिंग होने वाला है। वो बहुत ही काबिल और बहुत ही सक्षम और बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है। अब अगर एक्चुअली इस विषय में मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स प्ले किया है, क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा था कि ऑब्वियसली कि जिस राज्य से हैं वो उड़ीसा से, वहां के लोग बहुत खुश हैं। वो वहां 2 दफा लेजिस्लेटर रही हैं और सभी रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि शी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटर। बहुत काम किया है, ना सिर्फ अपने समाज के लिए, बहुत अपने मतलब अपने एरिया, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए, उन्होंने सब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही सक्षम, बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। आप छोड़िए कि वो महिला और ट्राइबल है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पॉलिटिशियन, शी इज अ रिमार्केबल पर्सन। अब ये अगर कांग्रेस मानना नहीं चाहती है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू यशवंत सिन्हा जी, हु वंस, आप याद रखिए, हमारे पार्टी से ही थे, बट अभी उनकी छवि द्रौपदी मुर्मू जी के छवि के सामने अगर मतलब सुना, या जो भी, आई डोंट नो ये करेक्ट वर्ड है या नहीं, पड़ गया है, तो आप भाजपा पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आरती जेरत के लोगों में एकता नहीं है। आरती जेरत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। आपका ये कहना है कि उनकी आइडेंटिटी को सिर्फ महिला और ट्राइबल की तरह ही नहीं देखना चाहिए, उनकी और भी उपलब्धियां हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि आप वही बोल करके प्रदर्शित कर रहे हैं कि यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बीजेपी ने डिफेंड की अपनी पोजीशन को कि ऐसा नहीं है। बहरहाल आरती जेरत, आप किस तरीके से देखती हैं राष्ट्रपति चुनाव को, अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें? देखिए, ये एक संवैधानिक पद के लिए एक चुनाव है, इसमें हम जानते हैं क्रॉस वोटिंग होती ही होती है, पार्टियां किसी और दल के साथ जुड़ी हों या गठबंधन के साथ जुड़ी हों, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से, या सांसद और विधायक अपने हिसाब से वोट देने के लिए आज़ाद हैं, कोई विप लागू नहीं होती। लेकिन आप कोई संदेश देखती हैं इन नतीजों में? देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है राष्ट्रपति का, ये पॉलिटिकल फाइट बन गया और इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आने लगी है। हाँ, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हैं काबिल औरत और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, गवर्नर भी, जब वो गवर्नर थे रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, पर फिर भी जिस तरीके से बीजेपी सेलिब्रेशंस प्लान कर रही है, आखिर हर आदिवासी गांव में जाके सेलिब्रेट करना, उसका मैसेज क्या है? आप ये जो उनका ट्राइबल आइडेंटिटी द्रौपदी मुर्मू का, वो आप आगे ला रहे हैं, है ना? इसीलिए तो आप हर आदिवासी के विलेज में जा रहे हैं और वहाँ गाँव से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बीजेपी की कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरफ से मुझे समझ में नहीं आया
कि विपक्ष ने क्यों ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि ना तो कोई एकता थी विपक्ष में। मतलब ये जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम चला है, एक एक आपको लगता है एक्सपोज और हो गए? बिल्कुल एक्सपोज हो गए, एक एक करके पार्टी टूट गई थी ऑपोजिशन में से। हालांकि कांग्रेस की अपनी एलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको सपोर्ट अनाउंस किया। दूसरी बात है कि मतलब क्या पॉलिटिकल पॉइंट निकल रहा है इसमें से, मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए यशवंत सिन्हा जी का कैंपेन भी जो था उसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं था, कोई ऐसा वो ड्राइव नहीं था कि मतलब देश के आगे वो कुछ कह पाए। तो ये लड़ाई जो लड़ी, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने ही बस अपने जो पेटी पॉलिटिक्स है, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है, उसके लिए कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी। और बेचारे यशवंत सिन्हा जी एक तरह से सैक्रिफिशियल गोट बन गए इसमें। नहीं बेचारे क्यों, अब वो तो अपने ये चीज उन्होंने इंटरव्यू में बोला ही कि मैं चौथी चॉइस होता या 10वीं चॉइस होता मैं फिर भी लड़ता। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को बेचारा समझते हैं। बहरहाल आप हम लोगों के साथ बने रहिए। अब दूसरी स्टोरी पर जाएंगे, इससे पहले अक्षय डोंगरे के पास चलें। जी अक्षय डोंगरे के पास चलते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर वो विजय जुलूस निकलने वाला है। अक्षय, कुछ तैयारी अभी शुरू हुई? हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, अभी दूसरे राउंड की अभी नतीजे आए नहीं हैं। संकेत, तैयारी नहीं, यहाँ पर जोर शोर से सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ढोल बजने पंडित पंत मार्ग पे दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर पूरे रोड को पहले से ही सजा दिया गया है। मानसून का सीजन है, इसलिए अभी तक प्लेकार्ड्स और बोर्ड्स नहीं लगाए गए थे, लेकिन वो भी अब लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नज़ारा है सेलिब्रेशन का बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर। तो ये आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। खुशी यहाँ पर लोग मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक बहुत बड़ा स्टेज यहाँ पर सेटअप किया गया है और एक रैली का अनाउंसमेंट किया था कल दिल्ली बीजेपी ने कि जेपी नड्डा ये रैली पंडित पंत मार्ग से लेकर राजपथ तक जाएंगे। तो ये सभी यहाँ पर तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और जहाँ तक वोटिंग की बात की जाए, जब सांसदों के वोट गिने गए उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उनकी जीत होगी, विक्ट्री उन्हीं की रहेगी। अब देखते दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के समर्थक यहाँ पर आए और सभी बेहद खुश है, बेहद कॉन्फिडेंट है। वरना इतनी सारी तैयारियां अभी नहीं की गई होती। और ये तैयारियां यहाँ से लेकर राजघाट तक, आप पूरे रोड राजपथ तक, पूरे रोडों पर यहाँ पर इसी तरह के गुब्बारे और बैनर्स लगाए गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए विक्ट्री बीजेपी की जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी। चलिए, पहली बार इस तरीके का विजय जुलूस दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक राष्ट्रपति चुनाव में। अमूमन ये चीज राष्ट्रपति चुनाव में नहीं देखी जाती है, लेकिन एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करते हैं एक दूसरी खबर का जिस पर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं, और वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में आज एक और गांधी की पेशी। सोनिया गांधी वहां पर गई। कांग्रेस पार्टी ने आज भी सत्याग्रह किया, जिसमें अपनी बात रखते हुए, अरेस्ट होते हुए, सड़क जाम करते हुए और रेल रोकते हुए उनका ये कहना है कि एक दमनकारी रवैया है इस सरकार का। ये कितना सही है और कितना गलत, आइए उसी पर चर्चा करते हैं। ललिता कुमारमंगलम, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। कांग्रेस के आरोप हैं कि ये जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। ईडी का ये मामला नहीं बनता, इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है, एक प्राइवेट कंप्लेनेंट के नाम पर ईडी जो है वो ओवरटाइम काम कर रही है, सिर्फ राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए। आपका जवाब? देखिए, कांग्रेस को जो भी कहना है वो पॉलिटिकल ये तो कहेंगे, और ये लोकतंत्र है तो उनको विरोध करने का पूरा हक है। अब दुख की बात यह है कि उनके विरोध में कहां से हिंसा आ गई है। हैदराबाद में उन लोगों ने एक स्कूटर को जला दिया। अब आम आदमी को इतनी असुविधा हुई है जब वो ट्रेन और बसेस को रोक कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, मतलब कोई आपको रोकने नहीं वाला है। और ये कहना कि ये एक षड्यंत्र है, वो तो इनकी मतलब ये बहुत सारे सपने देखने लगे हैं दिन में भी शायद। सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं थी पहली दफा, इसलिए उनका ये पोस्टपोन हुआ था और आज सिर्फ वो 12:30 बजे से
करीब 3-3:30 तक बैठे हैं 3 घंटे के लिए। उन्होंने जब बोला कि देखिए मैं कोविड से रिकवर हो रही हूँ, तो ईडी ने कहा ठीक है मैडम, हम बाद में फ्राइडे आपको बुलाएंगे। नाउ इफ अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अनोमली, मतलब कोई कुछ ऐसे गैप्स दिखा है, तो वही तो एक मेजर पार्टनर है वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में, तो उनको बिना बुलाए कैसे ये हो सकता है? कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि घर आके कर सकते हैं। आप ही कहिए इतने बड़े देश में जहां पे स्कैम्स तो हर रोज होता रहता है, तो ये अगर घर में जाके किसी का क्वेश्चन चोरी कर दे तो हम कोई प्रेसिडेंट नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एक दूसरा, ऐसे मतलब ऐसा डिमांड थोड़ा अनरीजनेबल नहीं लगता है क्या आपको? अब क्वेश्चनिंग करना तो ईडी का आलोक जी आप जवाब दें। जितना कि हम कहें कि कांग्रेस ये क्या कांग्रेस पार्टी स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड कर रही है कि सोनिया गांधी के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय के लोग घर आए? ठीक है, मैं समझता हूं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, 75+ हो, तो घर भी जाया जा सकता है। लेकिन हम तो ईडी को समझते ही नहीं कि ईडी को जांच भी कर रही है। ईडी बीजेपी के कहने पे नौटंकी कर रही है। 10 साल हो गए, ईडी को पता नहीं चला, सारी ट्रांजैक्शन वाइट में है, चेक से हैं, अभी भी ईडी जांच कर रही है। ईडी ये केवल और केवल विद्वेष की भावना है। जिस राज्य में सरकार गिरानी होती है, ईडी सक्रिय हो जाती है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं, ईडी सक्रिय हो जाती है, नोटिस जाने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ईडी गायब हो जाती है। ईडी बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। सरकार इतनी डरी हुई है कि जब कांग्रेस पार्टी संसद में कोई भी चीज उठाती है, उससे पहले पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। और भी जांच एजेंसियां पकौड़े तल रही हैं 10 साल से। संकेत भाई, 10 साल से उनको पता ही नहीं चला कि भाई कहां से कहां ट्रांजैक्शन हुआ, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है। ऐसी जांच एजेंसियों को तो ताला लगा देना चाहिए। किस बात की तनख्वाह ले रही हैं वो? जिस जांच एजेंसी का कन्विक्शन रेट 0.5% से कम हो और जिस सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस को जाकर घेरना पड़े, ऐसी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? उनके ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। 5-5 दिन ये तक पॉइंट आलोक शर्मा ने एक बड़ा जरूरी उठाया है। जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि सजा दिलाने का दर, वो 0.5% है। और मैं विनोद अग्निहोत्री जी और आरती जेरत, आप दोनों के पास आना चाहता हूं। आरती जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो कन्विक्शन रेट है 0.5%, आपको लगता है कि इसी से एक बल मिलता है एक आर्गुमेंट में, एक बहस में, कि ये राजनीतिक जांच है, ना कि एक सच की तलाश में की गई प्रक्रिया? संकेत जी, ये जो मैं आलोक जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये केस 2013 से चल रहा है, 9 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है ईडी ने। तो मतलब ये प्रश्न जरूर उठता है कि 9 साल से ईडी कर क्या रही थी। और उसका कन्विक्शन रेट 0.5% है, सीबीआई का कन्विक्शन रेट 2% है। मतलब ये हमारे देश के प्रीमियर एजेंसीज है, तो इनका कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? और ये जांच सिर्फ हमारे देश में 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल चलते हैं। किसी कोई और देश होता तो अब तक तो जांच खत्म भी हो जाती, या तो गिल्टी पाए जाते या नॉट गिल्टी पाए जाते। तो ये हमारे देश में तो लगता है कि ये पॉलिटिकल ही है, और खास करके आज के दिन में ये पॉलिटिकल तौर से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि 9 साल तक ये ईडी जांच करती रहे और अभी तक कुछ नहीं मिला है ईडी को। जी अग्निहोत्री जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मामला राजनीतिक है नहीं है, लेकिन बन जरूर गया है राजनीतिक, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो इसमें एक्यूज हैं, तो जाहिर है राजनीतिक मामला बनना ही है। और दूसरी बात ये है, जब तक कन्विक्शन रेट की बात है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है कि पुलिस और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पकड़ के किसी के खिलाफ FIR कर दीजिए, उसके बाद जेल भेज दीजिए, जेल भेजने के बाद कोर्ट में
वो आदमी 20 साल बाद छूटने के बाद वो फिर वापस आकर के अपने काम धंधे में नहीं लग पाता। और जो एजेंसी और जो पुलिस या सीबीआई या ईडी जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती कि आपने किसी आदमी को जो है पकड़ा तो गलत पकड़ा था, जब आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाए। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में बिल्कुल ही नहीं होता। वहां तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ता, नहीं कर पाए तो उल्टा पुलिस को सू किया जा सकता है। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए सारा मामला ये होता है पॉलिटिकल मिसयूज जब मशीनरी का होता है तो प्रेशर में, दबाव में किसी के खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, चार्ज लगा दीजिए, चार्जशीट तैयार कर दीजिए, फर्जी गवाह तैयार कर दीजिए, ये सब होता है प्रैक्टिस। अब जहां तक इस केस की बात है, मुझे लगता है इस केस में दोनों पक्ष, ईडी तो अपनी जांच कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस मामले में सड़क पर उतर करके पब्लिक सिंपैथी गेन करने के उसमें है। जो एक विक्टिम कार्ड होता है कि भाई देखिए हमारे अध्यक्ष को जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी सेहत ठीक नहीं है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो जो है बार बार उनको अस्पताल जाना पड़ता है, उनको जिस तरह ईडी बुला रहा है, तो एक सिंपैथी फैक्टर जो है उसको भी कांग्रेस पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और दूसरी तरफ ईडी के केस को लेकर बीजेपी एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि भाई देखिए जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ही जो है तो सवालों के घेरे में है, तो इस पार्टी के बारे में आप क्या सोचेंगे, तो करप्शन का चार्ज चिपका दीजिए कांग्रेस के ऊपर। तो ये लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, सत्ताधारी वर्ग से भी और कांग्रेस की तरफ से। इसलिए ये केस, ये मामला राजनीतिक हो गया है। भले ही मेरिट पर तो कोर्ट में फैसला होगा, ललिता कुमार मंगला, मेरिट है नहीं है, जांच राजनीतिक है या जांच पर राजनीति हो रही है? देखिए, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों पॉलिटिशियंस है, तब तो सभी लोग यही कहेंगे कि जांच राजनीतिक है। बट बात यह है कि आई जस्ट वांट टू मेक एक चीज क्लियर कि पिछले 8 महीने में ईडी ने 9 कन्विक्शंस उन्होंने ये किया है, सक्सेसफुली किया है। वेरेज 2002 से 2017 तक 3 ही हुए थे। तो अब जो छवि है वो बदल रही है। ये कहना कि ईडी का कन्विक्शन रेट है ही नहीं, बहुत कम है, मतलब ये सिर्फ डाइवर्शन ऑफ द टॉपिक है। अगर कोई गलती नहीं हुई है, क्वेश्चनिंग हो जाने दीजिए। आज मैं मानती हूँ सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो 75 साल की है, बट उनकी उम्र और उनके मतलब जो हेल्थ की हालत है उसको ध्यान में रखते हुए ही आज उनका सिर्फ 12 साढ़े 12 बजे शुरू हुआ। अभी जब भी मतलब जी, आलोक जी का जवाब जल्दी से, आलोक जी का राइट मुझे वापस जाना है, तो उसको बोला कि ठीक है एक और दिन आ जाइए। जांच राजनीतिक जांच या जांच पर राजनीति या दोनों? देखिए, मुझे लगता है ना कांग्रेस पार्टी को और ना ही सोनिया गांधी जी को किसी भी तरह के ईडी के किसी भी तरह के फेवर की जरूरत नहीं। जिस भी तरह से जांच करना चाहे ईडी, हम ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2013 में एक पुस्तक आई थी दामाद श्री, उसका क्या हुआ आज तक? फरवरी 2019 रॉबर्ट वाड्रा को जयपुर बुलाया था ईडी ने, क्योंकि 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव था। उसके बाद आज तक कोई नोटिस तक नहीं आया। ये नौटंकी बंद कर दीजिए आप लोग केवल और केवल इन तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। आप एक से एक बढ़ के एग्जाम्पल देखिए, शरद पवार जी को इलेक्शन के दौरान 2019 में नोटिस गया, याद है? उसके बाद क्या हुआ? आज तक ना नोटिस गया, ना रिप्लाई गया, ना कुछ और हुआ। उसके बाद आप देखिए, वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी थी, उस दिन इनकम टैक्स के लोग घर पे पहुंच गए थे। अभिषेक बनर्जी का केस कहां तक पहुंचा? जब जरूरत होती है तो वो कौवा उड़ता है, एक चिट्ठी ले जाकर मोदी साहब का संदेश पहुंचा देता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास, लेकिन आपका पॉइंट समझ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और सवाल का सिलसिला जारी रखें। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं का ये जो सोनिया गांधी का समन हुआ ईडी में, उस पर क्या कहना है। पहले आपको सुनाएंगे एक एक्सक्लूसिव बातचीत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और उसके बाद पवन खेड़ा से। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मोतीलाल बोरा जी के बयान लेते घर ला करके, पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। हम जानते हैं, मानते हैं कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। इनका
जो दो कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नीयत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आज कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी तो उनसे खास बातचीत की हमने, जिसमें उनका ये कहना है कि अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में भी ईडी दौड़ाए ना। आइए सुनते हैं। सीधी बात है कि ये जितनी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग ना करें, और ईडी, आईटी, सीबीआई में यदि हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में भी कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करना है तो यहाँ 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ का चिट फंड घोटाला हुआ है, जांच करे। एफआईआर दर्ज है अब से इसके खिलाफ, क्यों जांच नहीं करती? और यहाँ नान घोटाले में इन लोगों को नाम है, सीएम सर और सीएम मैडम कौन है उसके बारे में कब बताएगी ईडी? राहुल और सोनिया को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए कि इनको खतरा कांग्रेस पार्टी से और हमारे नेताओं से, इसलिए पार्टी बदनाम के लिए करने के लिए, हमारे नेताओं को डराने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। आपने एक मांग की है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, जो भी पूछता हो जनता के सामने हो। बिल्कुल होना चाहिए। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है, सब कुछ चेक में हुआ है, ऑडिट हुआ है, मनी है नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया? और फिर ईडी का क्या काम? और यदि पूछताछ करना है तो सार्वजनिक होना चाहिए, बताएं।